नमस्कार। आपका स्वागत है मंथन के एक और एपिसोड में और मेरा नाम है शिल्पी जो कि इस कार्यक्रम की संचालिका है। तो इस बीच में हमने क्या रियलाइज किया कि मंथन का आज का जो ये एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेशली ये जो कोविड का टाइम था, 2 साल का जो ये टाइम है, इस बीच में इस प्रॉब्लम ने कुछ ज्यादा ही सर उठा लिया था। और वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस की। अब अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को अपने शब्दों में डिफाइन करते हैं तो एक आम आदमी या एक आम महिला यही समझती है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो वो होता है जहां पर उसका पति या घर का कोई भी सदस्य उस पे हाथ उठाता है। तो क्या सिर्फ यही डोमेस्टिक वायलेंस है? और क्या सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के जो प्रताड़ित लोग हैं वो सिर्फ औरतें ही हैं? क्या इसके अंदर में क्या पुरुष भी आते हैं? तो इसी के बारे में हमसे बात करने के लिए आज मैंने स्वागत करती हूँ मैं एडवोकेट जया शेवा जी का, जो कि पहले 15 साल तक कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हैं और फिर इन्होंने वहां पे काम करते करते रियलाइज किया कि ऐसे कितने हमारे हक हैं या हमारे राइट्स हैं जिसके बारे में एक आम इंसान को पता ही नहीं है। और इसकी वजह से चाहे हम कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे हम घर पे हो, चाहे समाज में हो, हमारे साथ लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो जया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये भी बता दूं कि अब इन्होंने वो कॉर्पोरेट छोड़ के इन्होंने एक नई डिग्री ली लॉयर की, एंड शी इज अ लॉयर नाउ एंड शी इज इन द साकेत कोर्ट इन दिल्ली। शी इज प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल एंड शी इज ऑल्सो मेड इट अ पॉइंट कि ये अपार्ट फ्रॉम कोर्ट में जो होता है उसके अलावा ये आम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सके। तो इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसके लिए मैं कहूंगी कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वो है एडवोकेट जया शेवा। सो जया, आज जो हम बात करने वाले हैं, पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं इससे पहले कि आपसे इसके ऊपर प्रश्न पूछूं, मैं चाहती हूँ कि आप इसे डिफाइन कीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली क्या है। क्या सिर्फ हाथ उठाना, मारपीट करना, यही आता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर? और ये जो पिछले 2 साल में हम पेपरों में पढ़ते आ रहे हैं ना कि बीच में इंडिया में क्या पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो बहुत बढ़ गया है। तो हाउ आर वी डीलिंग विद इट राइट नाउ एंड व्हाट आर द कैटेगरीज जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में लाते हैं? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी शिल्पी जी का और मंथन प्रोग्राम का, जिसके थ्रू मुझे लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने का मौका मिला। तो जैसे कि शिल्पी जी ने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस है और इसको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या-क्या इसके अंदर आता है, और हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घरेलू हिंसा जो है ये हम नाम तो बहुत यूज़ करते हैं, बट हमें पता भी तो होना चाहिए कि उसके अंदर होता क्या है और इसकी लिमिट क्या है, किस हद तक ये पहुंच सकती है अगर हमने इसको सही टाइम पे रोकथाम नहीं किया, और किस तरीके के हमने गवर्नमेंट ने जो सरकार ने पॉलिसीज निकाली हैं और प्रोटेक्शन के लिए जो सपोर्ट के लिए महिलाओं के लिए और प्रताड़ित लोगों के लिए जो सपोर्ट के लिए पॉलिसीज निकाली हैं उनको वो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और सपोज अगर कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो मेरा मेन मकसद ये है लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने का कि भाई लॉ में उनके लिए क्या क्या रेमेडीज हैं और उनको कोई एक्सप्लॉइट करे तो वो कैसे उसका सामना कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कोविड का टाइम चल रहा है, पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लोग लॉकडाउन में घरों के अंदर बंद हैं, ठीक है, जिसके कारण सभी को मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है और उनको जो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो घर में बैठे बैठे लोग आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और अगर हम पिछले कुछ कैलकुलेशंस या जो भी देखें कि भाई पिछले जो ट्रैक करें कि भाई वायलेंस कैसे हो रहा है और जो महिलाओं के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहे हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो रेप नहीं है। रेप महिलाओं के अगेंस्ट सबसे बड़ा क्राइम नहीं है इंडिया में, सबसे बड़ा क्राइम है डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे ज्यादा महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई हैं। हम इन दूसरी चीजों का हाइप बनाते हैं, दूसरी चीजों को लाइमलाइट में लेके आते हैं, न्यूज चैनल्स इसके बारे में बताते हैं, बट डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई।
उठाई भी है तो वो दब गई है, या हल्के में उठ के फिर वो दब गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले इस बात को समझें, और अगर आप इसका शिकार हैं तो आप आवाज उठाएं। सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें क्या क्या आता है। उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रताड़नाएं आती हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई आपको ताने मार रहा है, आर्थिक रूप से तंग कर रहा है, आपको खर्चा नहीं दे रहे हैं, या आपको किसी तरीके के घर में ही किसी एक जगह पे आना जाना नहीं दे रहे हैं, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, कहीं देखने नहीं दे रहे हैं, किसी को फोन करने नहीं दे रहे हैं, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इसके अलावा जैसे कि शिल्पी जी ने पूछा कि क्या ये महिलाओं तक ही लिमिटेड है, आज मैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कवर करूंगी। पर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये बुजुर्गों के अगेंस्ट भी होता है, बच्चों के अगेंस्ट भी होता है, और महिलाओं के अगेंस्ट भी होता है। बट एक एक टॉपिक को एक एक टाइम कवर करेंगे। तो आज हम इसको डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए जो एक्ट निकाला गया है हम उसके लिए चर्चा करेंगे। थैंक यू जया। तो मतलब आपने एक संक्षेप में बता ही दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं ये पहले पूछना चाहूंगी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया था 2005 में, उसके हाँ जी। अंदर क्या क्या कवर होता है, क्या आप उसे थोड़ा सा एक डिफाइन कर पाएंगे? हाँ जी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स, घरेलू हिंसा के जो वाक्य थे वो बढ़ गए थे, इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण सरकार ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, और पार्लियामेंट में भी बहुत सारे बिल पास हुए। तो 2005 में ये एक्ट बना था जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पास किया गया था। तो इसका मेन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब जो नागरिक हैं उनको बराबर अधिकार प्राप्त है, और उनकी रक्षा करना सरकार का फर्ज है। ठीक है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए खास ये एक्ट पारित किया था सन 2005 में। तो जो आप, जैसे कि शिल्पी जी, मैं आपको इससे पहले कि आप अगला सवाल पूछें मैं आपको समझा ही देती हूँ फिर से कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो फिजिकल अब्यूज, दैट मीन्स जो शारीरिक प्रताड़ना है, लैंगिक प्रताड़ना है, और जो फाइनेंशियल यानी आर्थिक तरीके से तंग किया जाना, मेंटल यानी किसी को मानसिक तरीके से तंग किया जाना, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। जिसमें अगर आपको कोई मारता है, आपके किसी अंग को वो इतना मारता है कि वो खराब हो जाए, या आपको इवन मरने का भी आपका डर है कि भाई आपको कहीं मार ना दे, या आपको किसी तरीके से रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, कि मतलब प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो उसमें ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियली भी आपको तंग किया जा रहा है, आपको खाने पीने के लिए दिक्कतें हैं, आपको रहने के हाँ। लिए दिक्कतें हैं, आप सपोज आप अलग हो गए हो, आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, आपको रहने के लिए किराया जिसकी आप हकदार हैं, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए डिवोर्स के बाद या अलग होने के बाद, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि आपको खर्चा पानी दिया जाए, आप देते नहीं है। इवन साथ रहते हुए भी कई मेंटेनेंस के ऑर्डर्स पास होते हैं, उसमें भी जो कोर्ट है वो ये ऑर्डर पास करती है कि आपको पैसा दिया जाए, बट आपको पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको इतना मारा है कि आपको मतलब जैसे आप कई दिनों तक आप उठ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हाँ। भी बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऐसे ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। अगर आप आगे जाके अप्रोच करें तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा आर्थिक हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आपको एक अलग से एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी। हाँ, तो मैं उसी बात पे आ रही थी कि जैसे कि अब ये तो हो गया कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस और आप कहाँ जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे सरकारी महकमे के लोग हैं उनकी कहाँ कहाँ पे क्या भूमिका है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस कहाँ पे आती है, या जो सर्विसेज जो देते हैं जैसे लॉयर्स है या कोई है, इनका कहाँ पे लेना देना होता है। क्या वो डायरेक्टली अप्रोच किए जा सकते हैं कि नहीं, पहले आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है, या और जो मैजिस्ट्रेट है उनका भी कहाँ पे आता है रोल। तो मतलब सरकमस्टांसेस के हिसाब से क्या हम कोई भी एक स्टेप
स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां तक पहुंच सकते हैं? वैसे सही प्रोसीजर तो यही है कि आप पहले पुलिस के पास जाएं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डोमेस्टिक वायलेंस के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर वो अपॉइंट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर वो महिलाएं हों और इस अधिनियम के अंडर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड हो। ठीक है? तो सबसे पहले उनका सबसे ज़िम्मेदारी क्या है, सबसे पहले इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि भई वो आपको सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करें, आपको आपकी पूरी कंप्लेंट लिखें, ठीक है? जब आपकी कंप्लेंट उन्होंने लिख दी तो उनका फर्ज़ बनता है, उनके ड्यूटीज़ में आता है कि वो आपको आपकी जो कंप्लेंट है उसको मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाएँ। आपको पूरा बताएँ कि आपका जो बच्चा है या आपके जो शुभचिंतक हैं या जिसके लिए आप परवाह करते हैं, जिसकी आपको फ़िक्र है कि भई उनको ना तकलीफ़ या दुःख हो हमारे पीठ पीछे या हम कोई एक्शन लें, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आपको मेंटेनेंस मिलने के लिए भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप प्रॉपर एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग आपको रिलीफ मिल सकता है जिसका आपको हक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको अलग-अलग सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आपको शेल्टर होम्स, सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वापस गए तो आपको शायद ज़्यादा हानि पहुँचने के चांसेज़ हैं। तो शेल्टर होम्स भी होते हैं जहाँ पे अलग से उनके रहने के लिए इंतज़ाम किए जा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है बिल्कुल आपके अंग-संग आपके एक तरीके से देखा जाए तो आपके प्रॉपर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपका पूरा संरक्षण जो है उनके हाथों में होता है। तो प्रॉपर उनकी पूरी ड्यूटी है कि जो भी इस तरीके की कंप्लेंट लेके आते हैं उनको प्रॉपर गाइड करना, प्रॉपर हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाना और इतना ही नहीं, कभी-कभी वो उनके बिहाफ पे मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भी लिखते हैं। फिर कंप्लेंट की अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि शेल्टर होम से या कहीं से भी वो आ जा सकें, तो वो कंप्लेंट की कॉपी भी उनको पहुँचाते हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है और आई थिंक सभी महिलाओं को इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा की शिकार हैं। तो जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जिसके बारे में आप कई बार बता रही हैं, तो ये होते कौन है? मतलब इनकी क्या, ये तो आपने बता दिया कौन होते हैं, तो इनके क्या-क्या अधिकार हैं? ये क्या-क्या कर सकते हैं? क्या ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, उस जो भी आरोपी है उसको हम जेल भेजें, या कुछ भी स्टेप्स, कोई भी जजमेंट पास कर सके? ऐसा इनके क्या-क्या अधिकार हैं जो ये उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही होते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते बट उनकी जो ड्यूटीज़ हैं इट्स जस्ट टू प्रोटेक्ट द वुमेन हू हैव कंप्लेंट। उन उन औरतों की सुरक्षा इनकी ज़िम्मेदारी होती है, संरक्षण उनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो कि इस तरीके के इंसिडेंट्स को इस तरीके के वाक़यों को रिपोर्ट करें, ठीक है? और ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है? इनकी ड्यूटीज़ में क्या आता है कि जैसे मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है? उनको असिस्ट करते हैं कि हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने में कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी, जैसे कि इंसिडेंट उनके पास आया है, तो उनको प्रॉपर रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को सबमिट करानी होती है, ठीक है? उसके अलावा जो कॉपीज़ होती हैं, वो पुलिस ऑफिसर को देते हैं और जो पार्टीज़ होती हैं, उनको भी कॉपीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद वो जैसे कि मैंने बोला वो एप्लीकेशन अगर कोई विक्टिम है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, अगर वो कहते हैं कि आप हमारी जगह एप्लीकेशन लिख दो, तो वो उनकी जगह एप्लीकेशन भी लिख के देते हैं उनको। बस वही है कि सिग्नेचर वगैरह उनको करने पड़ते हैं, प्रॉपर उनको अटेस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो होते हैं, जो उनके संरक्षण के लिए जो ऑर्डर होते हैं कि भई इनके साथ ऐसा ना किया जाए, उनको घर में रहने दिया जाए, उनका पीछा ना किया जाए या उनको उनके ऊपर कोई ऐसा ऐसा इंसिडेंट जैसा उन्होंने रिपोर्ट किया ऐसा दोबारा ना हो, ऐसे ऑर्डर जो पास हुए हैं ना, तो उनको रिलीफ जो क्लेम करना है मतलब प्रॉपर जस्ट टू मेक श्योर उनको ये ध्यान रखना है कि भई जो रिलीफ उनको मिले हैं, उनका पालन भी किया जाए। तो ये भी उनकी ड्यूटी में आता है। ठीक है? और जो लीगल एड क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जो भी वकालत वगैरह का खर्चा आता है और जो ये जो लीगल प्रोसीडिंग जो होते हैं उनका खर्चा आता है वो नहीं उठा पाते हैं। तो जो उनकी मदद करना ये फ्री लीगल एड होती है जिसमें उनको
जो लीगल सर्विसेज होती हैं, जो भी उनका खर्चा आता है, ये जो प्रोसीडिंग्स वगैरह का होता है, वो सरकार मुफ्त में देती है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको हेल्प करे कि वो इस लीगल एड का फायदा उठा सके, कैसे क्या, हर चीज के लिए गाइड करना। जैसे ये जैसे आपने गाइड एक्चुअली होता है। बहुत सही पॉइंट बताया कि मैं चाहूंगी मेरे दर्शक इस बात पे ध्यान रखें कि कभी भी कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर आपसे पैसे नहीं मांग सकता किसी भी इस लीगल प्रोसीजर के लिए, राइट? दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। प्लस ठीक है। प्लस वो जो भी आपका जो लीगल प्रोसीडिंग, जो कोर्ट में आपका केस चलेगा, उसका खर्चा जो है वो जो गवर्नमेंट की एक मिनिमल फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। लीगल एड होता है कि जो कानूनी तरीके से जो आप करते हो, उसके लिए आपको कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए, तो ये सरकार की तरफ से एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो आपको समझाए, आपको गाइड करे और ये लीगल एड लेने में मदद भी करे। इतना ही नहीं कि वो खुद ना ले, आगे जाके भी ये प्रोसीडिंग्स में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो फाइनेंशियली, इसका भी ध्यान रखें। और उसके पास जो लिस्ट होती है सर्विस प्रोवाइडर्स की, कि शेल्टर होम हो गए, ठीक है, और भी दूसरे तरीके की सर्विसेज हो गई, उन सर्विस प्रोवाइडर की सारी लिस्ट उनके पास होती है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बताए कि आप अपने आपको इस जगह जाना चाहिए, और आपको इस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर वो खुद प्रोवाइड करवाता है उनको, जो विक्टिम्स होते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, शेल्टर होम्स होते हैं जहाँ पे जाके वो शरण ले सकती हैं। ठीक है, और उनकी मेडिकली उनको एग्जामिन करना, सपोज उनके साथ फिजिकली टॉर्चर हुआ है, तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको मेडिकली एग्जामिन करवाए। ठीक है, उसके अलावा जो उनको बताना कि भाई आपको मॉनिटर, यानी पैसे के मामले में आपको कोर्ट जो है थोड़े रिलीफ दिलवाए, थोड़े पैसे वैसे दिलवाए, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि आपको वो मदद करे वो हासिल करने में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखे कि वो जो ऑर्डर तो पास हो गया और वो उसके ऊपर एक्शन भी हो, वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो जो सब कुछ होता है शुरू से लेके ऑर्डर पास होके जब वो एग्जीक्यूट होता है, तो देखा जाए तो शुरू से लेके आखिर तक प्रोटेक्शन ऑफिसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो तो आई होप। इसमें मतलब अगर उनका रोल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर भी होता होगा उनको अप्रोच करने का, राइट? तो वो क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक जो प्रताड़ित इंसान है या जो भी है वो उनको कैसे अप्रोच करे? क्या वो डायरेक्टली थाने में जाके बस बोल देखिए, सकता है मेरे साथ ऐसा हुआ? आप पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकते हैं, वही आपको गाइड करेंगे। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे संरक्षण अधिकारी जो है मेरे इलाके में जो भी है उसके बारे में बताइए, या फिर आप मुझे बता दीजिए कि जो नियरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको कैसे अप्रोच किया जाए, वो खुद ही आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना होता है, जो ऑर्डर कोर्ट से ऑर्डर मिलने के लिए। अब जैसे हाँ। आपको दिक्कत हो गई, अब इसके आगे क्या? आप सबसे ज्यादा डर इंसान को यही लगता है कि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो उसका हाँ। रिएक्शन क्या होगा, जिसने मुझे तंग किया है उसका, और उस रिएक्शन से मुझे कौन बचाएगा, है ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाके पुलिस में कंप्लेन करोगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर आएगा आपकी मदद करेगा। उसके बाद क्या करेगा, हेल्प करेगा कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पास हो, आपको सारा बताएगा आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, आप क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप उस ऑप्शन के लिए हाँ बोलेंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो नोटिस होगा, वो जिसने आपको परेशान किया है, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उसको नोटिस जाएगा, उसको सफाई पेश करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टियों की बात सुनी जाएगी। कभी कभी फीमेल्स को या किसी भी पार्टी को लगता है भाई हम जनता के सामने हमारी बेइज्जती होगी, हम नहीं बता पाएंगे, तो हाँ इसी चक्कर में वो छोड़ देती हैं एक्शन लेने से। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग होते हैं ना, जो रिलीफ फाइल करते हैं, हो जाएगा तो क्रेडिट। व्हेन वी प्रोसीड, सी समटाइम्स कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जब हमने वो कंप्लेन कर दी तो लोग हमें देखेंगे, सबके सामने तमाशा होगा, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको हम सबके सामने बोलने में हेजिटेट करते हैं, फैमिली मेंबर्स इसीलिए चुप करके बैठ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर जो प्रताड़ित महिला है, अगर वो चाहे तो प्रोसीडिंग्स में अंडर ऑन द कैमरा हो सकती है, कि सिर्फ एक कैमरा में होगा, बाकी और कोई नहीं होगा, तो ऑडियंस नहीं होंगी, तो आप आपस में सिर्फ जज के सामने बैठ के और जो भी रिक्वायर्ड ऑफिसर्स होंगे कोर्ट के, उनके सामने आप अपना मामला वो कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस चीज में भी आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ है।
ये जो औरतों को हेजिटेशन होता है ना कि भाई मैं अपनी बात कैसे हाँ। सबके सामने कहूँ, इसीलिए वो रिलीफ से पीछे हट जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और ऐसी महिलाओं को हक दिलाया जाता है कि वो उसी घर में रहें जिस घर में वो रहती हैं। उनको ऐसा मतलब उनको ऐसे ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि उनको निकाला ना जाए जिस घर में वो रह रही हैं, अगर वो चाहें तो। अगर जज को या अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि भाई ये यहाँ पे रहना उसका राइट है और यहाँ पे रहने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकता है कि उसी हाउस होल्ड में रहते हुए कोई उसको तंग ना करे और वो रह भी ले। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि महिलाओं को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ठीक है, इसमें इसके जैसे अलावा कि मैं प्रोटेक्शन आपको ऑर्डर। ये बस थोड़ा सा सॉरी ये पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रोटेक्शन होता है महिला को दिया जाता है, ये क्या सिर्फ एक सीमित पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, जो प्रतिद्वंदी है, जो भी उसको तंग कर रहा है, वो जब तक ये देख रहा है कि हाँ इसके ऊपर पुलिस का हाथ है, ये अभी कोर्ट के उसमें है, तब तक वो शांत बैठा रहे। फिर बाद में फिर से वो जब देखे कि ये सब कुछ शांत हो गया है, मामला सब सेटल हो गया है, तो वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वापस से आए। तो क्या ये जो प्रोटेक्शन है, ये दोबारा से वो ले सकती है, या दोबारा से इसका मतलब वो कभी क्या उसको फिर से वो सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे दोबारा से, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, उसको कहीं से थ्रेट थ्रेट आता है, और या उसको ऐसा लगता है कि दोबारा से वो हमला हो सकता है उसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले ये जिस तरीके से चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो महिला पूरा अपना बात बता सकती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब इंसिडेंट के बेसिस पे ही डिसीजन होगा। ठीक है, पहली बात तो क्या होता है कि एप्लीकेशन डालने के 2 दिन के अंदर अंदर जो दूसरी पार्टी है उसको सफाई देने के लिए बोला जाता है। इसका जो प्रोसीजर है बहुत क्विक है, फटाफट रेमेडी मिलती है, ताकि आप जो सामने वाला है उसको मौका ना मिले। कोशिश की जाती है कि जो जिसके ऊपर बीती है और जिसने किया है, दोनों को ही ज्यादा सफर ना करना पड़े। मतलब उसको ज्यादा मौका ना मिले आपको तंग करने का, और आपको ज्यादा सफर ना करना पड़े। पहले ही आप बहुत कुछ सह चुकी हैं, उसके बाद आपको इतना लंबा प्रोसीजर होता है, आपको ना फॉलो करना पड़े। तो जो ऑर्डर्स होते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोसीडिंग के दौरान भी बीच में ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि अभी आपको जान की हानि है, या ये बहुत ज्यादा रिवेंजफुल हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं जिन्होंने आपको तंग किया है, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए नेसेसरी एक्शन जरूर लिए जाएंगे। ठीक है, बट आपको सही टाइम पे सही रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सही तरीके से सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कि भाई इस जो इंसान है इसका प्रोटेक्शन किया जाए। उसके लिए प्रॉपर अपॉइंट किया जाता है बंदा कि भाई ध्यान रखा जाए, और ये सब मतलब समबडी कम्स एंड इन्वेस्टिगेट्स, आके देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरी नजर रखी जाती है, जिसने ये डोमेस्टिक वायलेंस करा होता है ना उसके ऊपर नजर रखी जाती है। उसके अलावा उससे सिक्योरिटी ली जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी ली जाती है या श्योरिटी ली जाती है, या फिर कुछ ऐसा किया जाता है जिससे सामने वाले को प्रॉपर हम श्योरिटी ले सके कि भाई ये इंसिडेंट आगे नहीं होगा। तो देखा जाए तो जो लॉ होता है, जो कोर्ट होता है, प्रॉपर ध्यान रख के ही आगे एक एक स्टेप रखता है, क्योंकि उनको सारा सरकमस्टांस का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको जरा पहली बात तो कोर्ट पहले से ही ये मतलब इंसिडेंट को देख के ही दे विल जज द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, उसको जो गंभीरता है मामले की वो समझ जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से वो ऑर्डर पास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स में जैसा आप चाहें उस हिसाब से जो भी मैजिस्ट्रेट है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी प्लस जैसी आपकी एप्लीकेशन होगी, उस हिसाब से वो कंबाइन करके कोई ना कोई ऑर्डर पास करेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो बात हो रही थी बार बार रिलीफ फंड प्रोवाइड करते हैं, तो इस रिलीफ के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीज है जो एक महिला अब मांग सकती है इस रिलीफ के अंदर में, या उसे देना ही पड़ता है? अच्छा, एक तो होता है जैसे कि मैंने बताया मॉनिटरी रिलीफ, कि मतलब वो क्लेम कर सकती है कि भाई मुझे मॉनिटरी प्रॉब्लम्स हैं, कि भाई मतलब दे आर नॉट एबल टू
मेरे को सही से पैसा नहीं दे रहे, खाने पीने की दिक्कत है, या मुझे खर्चे मिलने में दिक्कत है, या मेरे को बहुत चोटें मिली है, मेडिकल करवाने के लिए मुझे दिक्कत आ रही है, तो वो मॉनिटरी रिलीफ क्लेम कर सकती है। कस्टडी राइट्स, कस्टडी राइट्स में क्या होता है कि सपोज वो जो महिला है वो कहती है कि भाई बेशक मैं अलग रह लूं या मैं दूर रह रही, मेरे को मेरे बच्चे जो है उनकी कस्टडी मुझे दी जाए, ठीक है, और मेरे जो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है। और कस्टडी में भी ये होता है कि सपोज अगर ऐसा दिखता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस दे रहा है वो पति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ऐसे ऑर्डर पास किए जाते हैं कि वो उनसे मिलने ना पाए, और अगर ऐसा लगता है कि मिलने में कोई हानि नहीं है तो मिलने देते हैं, बट वो भी रिस्ट्रिक्शन के साथ। पर अगर कहते हैं कि मिलने में भी बड़ी दिक्कत है तो मिलने से भी रोक सकते हैं, बच्चों को भी और महिला को भी मिलने से रोक सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस करने से, ठीक है। उसके अलावा जो होते हैं हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड राइट्स, जैसे कि मैंने बताया कि भाई उसी घर में रहते हुए आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर्स कि भाई कुछ भी हुआ यू कैन गो एंड रिपोर्ट, तो उसके जो आप जाके रिपोर्ट करेंगे तो जिसने किया है उसके अगेंस्ट कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं उनके साथ, उन्हीं उसी घर में रहने के लिए, तो अलग से आपको घर दिलवाना और उसी घर का रेंट या खर्चा वो ही उठाएंगे, आपके जो भी आपके पति हैं या डोमेस्टिक वायलेंस जो भी आपके साथ कर रहे हैं वो उठा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो पास हो सकते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो मैंने अभी कवर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से रिलीफ्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। अगर आप जाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और शायद इससे आपकी जो दिक्कत है उसका सदा के लिए हल मिल जाए और आपको एक सुकून की और अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिले। ये लास्ट मेरा आपसे ये प्रश्न होगा कि आपने काफी जानकारी दे दी है, तो ये जो भी सुविधाएं मिलती हैं प्रताड़िता को, तो क्या ये टेम्पररी है? मान लीजिए उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक रिलीफ होम में भेज रहे हैं, या हम आपको इतने समय के लिए अलग रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि घर पे उसे सारा प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी थ्रेट हो, या उसको ना खुद कंफर्टेबल ना हो कि मैं यहाँ पे रहूं, तो उस केस में अगर उन्हें वो रिलीफ होम में भेजते हैं तो क्या ये टेम्पररी होता है या ये हमेशा के लिए होता है कि ठीक है अब तुम यहीं पे रहोगे, और यहीं पे जैसे कि होता है ना कि छोटे मोटे काम महिलाओं को दे दिए जाते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो सके, तो क्या ये सारी चीजें टेम्पररी होती है या हमेशा के लिए होती है? जो शेल्टर होम होते हैं उनका काम ही यही है कि शेल्टर देना, जो बेसहारा है जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं शेल्टर होम। कुछ प्राइवेट भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं। तो शेल्टर होम्स का मतलब ही यही है कि वो उनको जब तक वो चाहें, जब तक सही समझे, वो वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑर्डर्स पास होते हैं वो महिलाओं के अपनी जो उनके जो मेंटल स्टेट है, जो उनकी मर्जी है, उनको देख के ही पास किए जाते हैं। अगर वो नहीं रह सकती हैं तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि उनको अलग से रेजिडेंस दिया जाए और उनका खर्चा उनका पति उठाए। तो उसमें उनको जबरदस्ती नहीं की जाती किसी चीज के लिए, उनसे उनकी मर्जी पूछी जाती है, फिर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्डर पास किए जाते हैं। महिलाओं के कंफर्ट को पहले ध्यान दिया जाता है, महिलाओं की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको प्रायोरिटीज दी जाती हैं। दूसरी बात, अगर कोई इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर पिटिशन फाइल की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है। उसमें क्या होता है कि भाई आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो आपने जो कोर्ट है उसका कंटेम्प्ट कर दिया है, और ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो इस मतलब देखा जाए तो अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया है, अगर कोई लीगल कोई भी मैजिस्ट्रेट ने या जज ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी वैलिडिटी को रखने के लिए भी बहुत से रिलीफ्स हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हैं, ताकि कानून का डर और कानून का जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए भी बहुत से रिलीफ्स हैं। तो महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है कि आज की बात है, कुछ दिनों की बात है, नहीं। जो भी रिलीफ्स हैं वो परमानेंट होंगे, और जो नेचर ऑफ द इंसिडेंट है उसको देख के रखे जाएंगे। महिलाओं को कंफर्ट का जो कंफर्ट होता है उसको देख के रखे जाएंगे, जो सिचुएशन है उसको हालात को मद्देनजर रखते देख के जाएंगे। तो इस चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कानून और संविधान किसी एक सेक्शन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवा सकता,
तो बाकियों की प्रोटेक्शन भी क्वेश्चन में आ जाती है। तो ये जो हमारे संविधान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी आज कल परसों, 1 महीना 2 महीना नहीं, हमेशा के लिए। तो महिलाएं भी एक सेक्शन है सोसाइटी का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनकी जो सेफ्टी है उनकी परमानेंट जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। उसी के लिए ही ये रिलीव्स और ये एक्ट्स वगैरह पारित किए जाते हैं। So I hope you understand the seriousness of this act, and I hope you understand how important it is to understand your rights and how you can utilize these rights in your favor and to have a good life, good quality of life. अच्छी क्वालिटी, जिंदगी की अच्छी क्वालिटी के लिए आप कैसे इन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आशा है कि आपको इस हमारी चर्चा से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच जया जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग विद अस। और हाँ, बिल्कुल आपने जो बताया है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि जो अब तक हम लोग ऐसा सोचते थे कि पुलिस के पास कौन जाए, झंझट का काम है, कौन करे ये सब कुछ, कितना लंबा प्रोसीजर होता है, सालों तक चलता है। बट ये जो आपने बताया कि ये तो बड़ा ही क्विक चीज है और इट इज सो अप्रोचेबल कि हर थाने में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात में लास्ट में ये सब कुछ का एक जो कहते हैं ना कि इन अ नटशेल वुड लाइक टू अगेन रीकैप इट, कि पहली चीज है कि हर थाने में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता ही होता है जो इमीडिएटली कांटेक्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज की आपको रिलीफ तुरंत मिलता है, आपको ये नहीं कहा जाता कि 1 दिन रुकिए 2 दिन रुकिए, इट्स अ वेरी क्विक प्रोसीजर, बहुत ही रैपिड तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। एंड ऊपर से जो आपका अधिकार है वो भी, और जो भी न्याय मिलना होता है उसमें भी टाइम नहीं लगता है, और जो भी आपको उस समय पे सुविधाएं चाहिए होती है वो भी तुरंत का तुरंत आपके साथ आपको मिल सकती है। एंड द अदर थिंग इज कि ये नहीं कि आपने जो शिकायत की है उसी पे सिर्फ ध्यान दिया जाता है, आरोपी को भी जो भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे समाज में कि कई बार देयर आर फॉल्स एलिगेशंस ऑफ वायलेंस, होता है ऐसा कभी कभी। सो आरोपी भी जो होता है उसे भी यह मौका दिया जाता है कि वो इस पीरियड के ड्यूरेशन में अपनी सफाई दे सके। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि दोनों पक्ष अपने अपनी चीजों को सामने रख सके, तो जिससे कि सच्चाई का भी पता चल सके। थैंक यू सो मच जया फॉर बीइंग हियर, और हम जरूर चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम आए और इसी बारे में, पुरुषों के हक के बारे में भी बात करें, बिकॉज इन द 21st सेंचुरी ये भी एक बहुत उभरती हुई समस्या है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं, पुरुष भी कहीं ना कहीं मानसिक तरीके से और बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं, और बेचारे इस उसमें रह जाते हैं क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं कैसे बोलूं, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए हिचक हो जाती है। सबसे ज्यादा महिलाएं तो फिर भी कैसे ना कैसे कर लेती हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर सेशन विथ यू, एंड दिस episode will be released very soon on our the Sunday Views channel. Thank you so much. Thank you.